नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 11, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के जो व्याख्यान का शीर्षक है संरचनात्मक उपागम भाग 2। इसके पूर्व के व्याख्यान में संरचनात्मक उपागम के भाग 1 पर चर्चा करी थी, जिसके अंतर्गत संरचना से तात्पर्य, संरचनात्मक उपागम से तात्पर्य एवं उसकी परिभाषाएं और संरचना करने की इकाइयों पर बात की है। साथ ही साथ किस प्रकार से अभ्यास के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों में उचित संरचना का निर्माण कर सकते हैं और उचित संरचना करने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। इस व्याख्यान में संरचनात्मक उपागम जो भाग 2 है, जो आज का शीर्षक है, जिन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी वो इस प्रकार से हैं। भूमिका, संरचनात्मक उपागम के उपयोग, प्राथमिक स्तर पर संरचनात्मक उपागम का प्रयोग, माध्यमिक स्तर पर संरचनात्मक उपागम का प्रयोग, संरचनात्मक उपागम के उपयोग में सावधानियां, संरचनाओं का प्रस्तुतिकरण, संरचना आधारित अधिगम का मूल्यांकन, संरचनात्मक उपागम के लाभ, संरचनात्मक उपागम की सीमाएं और निष्कर्ष। इस व्याख्यान के पश्चात अधिगमकर्ताओं में जो परिवर्तन आएगा या उनके ज्ञान में जो बढ़ोतरी होगी वो इस प्रकार से होगी कि संरचनात्मक उपागम का कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जा सकता है और जो शिक्षा के स्तर हैं प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, इसके बारे में विद्यार्थी जानेंगे और अपने शब्दों में बता पाएंगे। साथ ही संरचनात्मक उपागम का जब हम अपने भाषा के शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उन सावधानी को रखते हुए विद्यार्थी संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए उचित प्रकार की संरचना का निर्माण कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो संरचना आधारित अधिगम हुआ है, मतलब इस संरचनात्मक उपागम के माध्यम से जो विद्यार्थियों ने अधिगम किया है उसको वो किस प्रकार से, उसका शिक्षक किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे, कौन से तरीके अपनाएँगे, इससे जो हमारे शिक्षार्थी या हमारे जो विद्यार्थी वो दोनों परिचित होंगे। साथ ही साथ क्योंकि प्रत्येक जो भी हम लोग सिद्धांत या उपागम की बात करते हैं, उनकी विधियाँ, उनकी लाभ और सीमाएँ दोनों होती हैं। तो संरचनात्मक उपागम के लाभों को विद्यार्थी बता पाएँगे और ऐसी कौन-सी सीमाएँ हैं जिसके कारण से इसको पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाना थोड़ा-सा असंभव हो सकता है। इससे भी विद्यार्थी परिचित होंगे और उसको समयानुसार बता पाएँगे। तो संरचनात्मक उपागम भाषा शिक्षण की कोई नवीन विधि न होकर वाक्यों के संरचनात्मक प्रारूप की कठिनाइयों को प्रकट करने वाला एक क्रम है। मतलब एक नवीन विधि नहीं है, बल्कि साथ ही साथ जो वाक्य की संरचना बन रही है, जो एक प्रारूप तैयार हो रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसकी कठिनाइयों को प्रकट करने वाला एक क्रम है। प्रारंभिक अवस्था में हिंदी शिक्षण के प्रथम चरण के रूप में छात्रों को सरलतः वाक्य संरचनाओं से परिचित कराया जाता है। जैसे यह लड़का है, यह फूल है, यह पुस्तक है। ये बहुत ही सरल वाक्य है। सरल वाक्य संरचना हुई तो प्रारंभिक स्तर पर इस तरह की वाक्य संरचनाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे कठिन शब्द वाक्य संरचनाओं से परिचित कराया जाता है। जैसे यह रमेश की पुस्तक है, यह आम मीठा फल है आदि। तो यहाँ पर शब्दों की अधिकता हो गई है और एक ही वाक्य संरचना में शब्द जो है वो हमारे 5-6 शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो थोड़ा-सा वाक्य संरचना जो है वो प्रारंभ से कठिन की ओर बढ़ रही है। किसी वाक्य में शब्दों का समुचित क्रम जो सार्थक हो उसे वाक्य संरचना कहते हैं। मतलब शब्दों का ऐसा क्रम जो उचित हो, उचित स्थान पर शब्दों को रखा गया है तो उसे ही वाक्य संरचना कहते हैं। संरचनाएं संप्रेषण की दृष्टि से पूर्ण होती हैं और एक बड़े प्रारूप का खंड भी होती हैं। इस प्रकार वाक्य के अनेक रूप होते हैं, जैसे रीता खाती है, रीता अमरूद खाती है। तो वहाँ पर रीता खाती है ये स्पष्ट है, लेकिन क्या खा रही है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाक्य बनाया गया है कि अमरूद खाती है, तो यहाँ पर अमरूद एक बिल्कुल स्पष्ट है कि किस वस्तु का वो सेवन कर रही है। वह मीठा आम है, ये वाक्य अलग-अलग हैं। इस प्रकार अन्य भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम अत्यंत प्रभावशाली है। नई शब्दावली की अपेक्षा वाक्य की संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतलब नए शब्दों को सीखने की अपेक्षा हम वाक्य की संरचना शुद्ध कर पाएँ
और ऐसी वाक्य संरचना कर पाएँ कि जो हमारे श्रोतागण हैं या हमारे पाठकगण हैं, उस वाक्य को पढ़ें या सुनें तो उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो सके। अन्य भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है उस भाषण की मूल संरचना का शिक्षण करना। संरचनात्मक उपागम के उपयोग मौखिक वाचन पर अधिक बल प्रदान करने में। अगर मौखिक जहाँ पर हमें वाचन बच्चों को सिखाना है तो वहाँ पर इसका उपयोग करना बहुत ही सार्थक होता है। भाषाई आदतों के विकास पर बल देने में, जहाँ पर भाषा की आदत मतलब भाषा का कैसे प्रयोग करना है, उचित शब्दों के माध्यम से कैसे अपने विचारों का आदान-प्रदान करना है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना है, तो वहाँ पर भी हमारा संरचनात्मक उपागम उपयोगी होता है। भाषा शिक्षण की पाठ्य वस्तु का सावधानीपूर्वक स्तरीकरण करने में। जो भाषा शिक्षण की पाठ्य वस्तु है, उसका सावधानीपूर्वक स्तरीकरण करना मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुँचने में भी ये महत्वपूर्ण होता है। गद्य एवं पद शिक्षण में गद्य एवं पद का शिक्षण करना है अपने विद्यार्थियों को। कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र और उपन्यास पढ़ाना है तो वहाँ पर भी हमारी संरचनात्मक उपागम उपयोगी होता है। और साथ ही साथ अगर कविता पाठ करवाना है, श्लोक करवाना है तो वहाँ पर भी इसकी उपयोगिता अपने आप में सिद्ध हो जाती है। इस उपागम से छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाने में मतलब इस उपागम से विद्यार्थी अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि उनको एक प्रेरणा मिलती है, वो उत्साहित होते हैं और वाक्य की कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और वाक्य की वो संरचना करते हैं। और ये पहली मान्यता होती है कि वाक्य की ऐसी संरचना करें, वाक्यों में जो शब्दों का उचित स्थान निर्धारित करें, जिससे कि वाक्यों का अर्थ जो है वो स्पष्ट हो सके। तो इस प्रकार से वे अधिक जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो अधिक क्रियाशील होते हैं, तो उनको हम अधिक क्रियाशील बनाने में संरचनात्मक उपागम जो है वो उपयोगी होता है। भाषाओं का शिक्षण सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण परिस्थितियों में प्रयोग करने में। भाषा की पाठ सामग्री, शब्दावली और संरचना में भी उपयोगी है। भाषा शिक्षण में व्याकरण की अपेक्षा संरचना को महत्व देते हुए वाक्य निर्माण में मतलब भाषा का जो शिक्षण किया जा रहा है, उसमें व्याकरण की अपेक्षा जो संरचना है, उसके महत्व को महत्व देते हुए वाक्य संरचना करवाने में भी हमारा संरचनात्मक उपागम जो है उपयोगी होता है। प्राथमिक स्तर पर संरचनात्मक उपागम का प्रयोग प्राथमिक स्तर जो कक्षा 1 से 5 है, उसमें विद्यार्थियों में भाषा अधिगम, प्राकृतिक अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से होता है। इस स्तर पर संरचनात्मक उपागम अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि छोटे बच्चे सूत्रबद्ध, पुनरावृत्ति और स्पष्ट ढांचे से भाषा को तेजी से पकड़ते हैं। मतलब सूत्रबद्ध तरीके से अगर सूत्र रूप में कुछ बताया जाएगा तो बच्चे तुरंत समझ जाते हैं या उसकी पुनरावृत्ति कराई जाती है या स्पष्ट रूप से कोई संरचना है तो उसको वो तेजी से समझ जाते हैं। यहाँ भाषा शिक्षण को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि विद्यार्थी सरल वाक्य संरचनाओं का निरंतर प्रयोग करें और उनमें सही शब्द विन्यास और व्याकरणिक अनुशासन विकसित हों। सरल वाक्य संरचनाएं सिखाना जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, राम आम खाता है, वह खेल रहा है। पुनरावृत्ति आधारित अभ्यास कराए जाएंगे जैसे कि शब्दों और वाक्यों को कई बार सुनना, दोहराना और मौखिक प्रयोग करवाना। मतलब पुनरावृत्ति का भी अभ्यास होते रहना चाहिए कि जो भी शब्द सुन रहे हैं उसको वो अच्छे तरीके से सुने, उसको दोहराएं विद्यार्थी और उसका मौखिक प्रयोग करें। चित्र आधारित गतिविधियां, चित्र दिखा कर के वाक्य बनवाना, जैसे चित्र में लड़का दौड़ रहा है या चित्र देखें और उसको स्पष्ट करें कि इसमें और कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं और उससे संबंधित छोटे-छोटे वाक्यों की संरचना करें। प्रतिदिन के संवाद, मेरा नाम, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जैसे छोटे संवादों का अभ्यास मतलब आपस में वो संवाद स्थापित करें। शुद्ध वाचन और उच्चारण पर बल, बच्चों को सही क्रम और स्पष्टता से वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करना। माध्यमिक स्तर पर संरचनात्मक उपागम का प्रयोग माध्यमिक स्तर जो कि कक्षा 6 से 12 है, उस स्तर पर भाषा शिक्षण का स्तर गहन और विश्लेषणात्मक हो जाता है। मतलब जो भाषा को जो हम उसका शिक्षण करने जा रहे हैं तो उसका गहन और विश्लेषणात्मक उसका स्तर हो जाता है। तो इस स्तर पर संरचनात्मक उपागम का प्रयोग विद्यार्थियों को जटिल वाक्य संरचनाओं, विभिन्न कालों, वाच्यों और उपवाक्यों के व्यावहारिक प्रयोग में दक्ष बनाने के लिए किया जाता है।
यहाँ केवल वाक्य निर्माण नहीं बल्कि वाक्य विस्तार, संश्लेषण और रूपांतरण पर भी बल दिया जाता है। मतलब वाक्य का केवल निर्माण करना अपने आप में प्रयुक्त नहीं है। साथ ही साथ कि वाक्य जो बना हुआ है, जो हमने वाक्य का गठन संरचना करी है, उसको हम विस्तार कैसे दे सकते हैं, उसका संश्लेषण कैसे कर सकते हैं और उसको अलग-अलग हम रूपांतरित कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बल दिया जाता है। ताकि विद्यार्थी भाषा को सही, सुसंगत और प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। संरचनात्मक उपागम माध्यमिक जो इसका अभ्यास है वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा प्रयोग, विचारों की संरचित अभिव्यक्ति और व्याकरणिक शासन विकसित करने में सहायता करता है, जो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर भी संरचनात्मक उपागम उपयोगी इसका प्रयोग किया जाता है और माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर भी, क्योंकि केवल वाक्यों का निर्माण कराना अपने आप में एक कह सकते हैं कि उपयुक्त नहीं है या अपने आप में पूर्ण नहीं है, जबकि उसके साथ-साथ जो वाक्य निर्मित हो चुके हैं, उसको हम विस्तार कैसे दे सकते हैं, उसको संश्लेषित कैसे कर सकते हैं, उसका रूप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसका भी ज्ञान के लिए इसका प्रयोग होता है। संरचनात्मक उपागम के उपयोग में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? संरचनाओं के प्रदर्शन तथा उदाहरण देने में उनका स्तरीकरण करना चाहिए। एक संरचना के शिक्षण तथा अभ्यास में पर्याप्त समय देना चाहिए। संरचनाओं पर स्वामित्व के बाद अगली संरचना का शिक्षण किया जाए। मतलब एक वाक्य की संरचना या सरल से जटिल की जो ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, शिक्षक पहले देख ले कि विद्यार्थी में एक वाक्य जो सरल वाक्य है उसको बनाने की क्षमता आ चुकी है, उसका वो अभ्यास कर चुका है, तत्पश्चात वो धीरे-धीरे कठिन वाक्यों की ओर बढ़े। छात्रों की अशुद्धियों को तत्काल शुद्ध किया जाए। छात्रों को संरचना के वाचन का पर्याप्त अभ्यास भी कराया जाए, जो भी, क्योंकि अभ्यास दोहराना ये प्रमुख चीज़ें हो जाती हैं, तो एक सावधानी है कि जब तक अभ्यास नहीं कराया जाएगा तब तक विद्यार्थी जो वाक्य संरचना है, उसके जो तत्व हैं उससे वो परिचित नहीं हो पाएँगे या उसका वो अभ्यास नहीं करेंगे, तो व्यावहारिकता में उसका कैसे वो प्रयोग करेंगे, इससे शायद वो अनभिज्ञ रहेंगे। शिक्षक को उन संरचनाओं की सूची तैयार करनी चाहिए जो कक्षा में अधिक उपयोगी हों। द्रुत वाचन प्रारूप का शिक्षण मुद्रित पाठ वस्तु की सहायता से करना चाहिए। अभ्यास की क्रिया यांत्रिक ना हो, अपितु उसमें सजीवता भी लानी चाहिए। संरचनाओं का प्रस्तुतिकरण। संरचनात्मक शिक्षण उपागम के दो प्रमुख पक्ष या क्रियाएं हैं। पहला है संरचनाओं का प्रस्तुतिकरण, दूसरा संरचनाओं का अभ्यास। संरचनाओं का प्रस्तुतिकरण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। शिक्षक आदर्श वाचन करता है। प्रस्तुतिकरण से छात्रों को संरचनाओं का बोध कराया जाता है और संरचनाओं को सार्थक परिस्थितियों की सहायता से प्रस्तुत भी किया जाता है। तो प्रस्तुत जो हमारी दो महत्वपूर्ण इसके पक्ष हैं कि संरचनाओं का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है और उसका अभ्यास कैसे करना है। तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए जो परिस्थितियां हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, विद्यार्थियों को दे सकते हैं, वो चित्र, चार्ट, आकृति या मॉडल आदि के रूप में हम उनको परिस्थितियां दे सकते हैं। अशाब्दिक भाषा, शारीरिक अंगों तथा हाव-भाव के रूप में, शाब्दिक अंतःक्रिया से और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से। वो इस प्रकार की परिस्थितियाँ दी जाएँ जिसमें कि वो संदर्भ के अनुसार, प्रसंग के अनुसार और जो भी किसी विषय पर, किसी शीर्षक पर शब्दों के माध्यम से वाक्य संरचना कर पाएँ, सरल से कठिन की ओर वो बढ़ पाएँ। अब विकास हेतु क्या अभ्यास कराने चाहिए? अभ्यास कराने का तात्पर्य है कि जो संरचना का उनको ज्ञान हो चुका है, जिस प्रारूप का उनको ज्ञान हो चुका है, उसका निरंतर अभ्यास भी आवश्यक हो जाता है और उस अभ्यास के माध्यम से छोटे-छोटे स्वरूप परिवर्तन उनको बता दिए जाएँ। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं कि जहाँ पर शब्दों का शब्द जो है उसी प्रकार के रखे गए वही शब्द हैं, लेकिन 1-2 शब्द के बदलने से या काल के परिवर्तित होने से शब्दों का अर्थ बदल रहा है, तो इसका भी अभ्यास हमें विद्यार्थियों के लिए कक्षा में करवाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वह विद्यालय कल 9 बजे आया था, ये भूतकाल से संबंधित है। वह विद्यालय आज 9 बजे आया है, ये वर्तमान काल से संबंधित है और था का केवल अंतर किया गया है, जिससे कि रूप परिवर्तित हो गया और अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। वह विद्यालय 9 बजे आएगा, ये भविष्य से संबंधित है, यहाँ पर भी अर्थ में परिवर्तन दिख रहा है
और वह विद्यालय प्रतिदिन 9 बजे आता है। ये स्टेबिलिटी को बता रहा है कि वह जो भी हम जिस भी विद्यार्थी की बात कर रहे हैं या किसी की बात कर रहे हैं, तो वो प्रतिदिन उसके आने का समय 9 है। तो इस प्रकार से सबके एक शब्द के परिवर्तन से वाक्य संरचना परिवर्तित हो रही है और उसका अर्थ परिवर्तित हो रहा है। इस तरह से वाक्यों को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को इसका अभ्यास भी और बच्चे भी सीखें और उसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित हों। संरचना आधारित अधिगम का मूल्यांकन, ज अगर इस उपागम के माध्यम से विद्यार्थियों ने जो अधिगम किया है, उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो इस पर यहाँ पर बात हो रही है कि संरचनात्मक उपागम में मूल्यांकन केवल ज्ञान परीक्षण नहीं होता, बल्कि यह जाँचने की एक प्रक्रिया है। इसको केवल ज्ञान को हम नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि एक ये प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक के बाद एक को देखना आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी भाषा के संरचनात्मक ढाँचों का कितना शुद्ध, स्वाभाविक और सुसंगत प्रयोग कर पा रहे हैं। जो भाषा का संरचनात्मक ढाँचा है, उसका सही प्रकार से शुद्ध और स्वाभाविक, मतलब कहीं से बनावट नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए, कहीं से कृत्रिमता नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए, तो वो अपने आप से वाक्यों की संरचना कर पाएँ और उसका व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर पाएँ। तो इसमें देखा जाता है कि क्या विद्यार्थी निर्धारित वाक्य संरचनाओं का सही अनुप्रयोग कर रहे हैं। समुचित काल, जो हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य काल हैं, वाच्य है, वचन है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब का प्रयोग करके वो संरचना कर पा रहे हैं। भाषा में अनावश्यक त्रुटियां नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिसका कि जब हम उस संरचना के माध्यम से अर्थ का स्पष्टीकरण की बात आती है, तो उन शब्दों का प्रयोग का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो अनावश्यक त्रुटियां, कॉमा की बात करें, उद्धरण चिन्ह की बात करें, पूर्ण विराम, अर्धविराम की बात करें, तो इसका अनावश्यक त्रुटियां अगर हो रही हैं, तो ये भी इसको भी इसके माध्यम से भी मूल्यांकन किया जाता है कि अगर इस प्रकार की त्रुटियां हैं, तो क्या है और नहीं कर रहे हैं, तो ये एक क्राइटेरिया, एक आधार होता है उनका मूल्यांकन करने के लिए। ये मूल्यांकन अधिकतर प्रदर्शन आधारित होता है, मतलब विद्यार्थी कक्षा में जो बोलेंगे, जो पढ़ करके बोलेंगे, अपने भावों को व्यक्त करेंगे, तो उस पर आधारित होता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन इसके किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को वाक्य बनाना, परिवर्तित करना, विस्तारित करना और संदर्भानुकूल भाषा प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मूल्यांकन की प्रमुख विधियां क्या हैं? मूल्यांकन विधि और उसका विवरण इस तालिका में स्पष्ट किया गया है कि वाक्य निर्माण परीक्षण पहली विधि है, जिसमें कि हम वाक्यों का निर्माण करेंगे और उसका परीक्षण करेंगे। जैसे निर्दिष्ट संरचनाओं का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनवाना, कुछ संरचनाएं दी गई हैं, उसका प्रयोग करते हुए नए वाक्यों का निर्माण करना। रूपांतरण अभ्यास मूल्यांकन, वाक्य को काल, वाच्य, वचन बदल कर प्रस्तुत करना। स्थानापन्न गतिविधियां करवाना, दिए गए शब्दों को वाक्य में सही ढंग से प्रतिस्थापित करना। जो शब्द दिए गए हैं वाक्य में, उसको सही ढंग से प्रतिस्थापित करना, एक के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग करना। त्रुटि संशोधन अभ्यास करवाया जाएगा, त्रुटिपूर्ण वाक्यों में सुधार कराना। संरचनात्मक लेखन कार्य, अनुच्छेद, संवाद, सूचना, लेखन में सही संरचना का प्रयोग करना। तो इस प्रकार से ये कुछ विधियां हैं जो कि हमारे संरचनात्मक उपागम के माध्यम से जब शिक्षण भाषा में शिक्षण कार्य किया जाता है हिंदी भाषा में, तो इन विधियों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से प्रदर्शन कारी मूल्यांकन होता है। संरचनात्मक उपागम के लाभ। संरचनात्मक उपागम भाषा शिक्षण में एक सुनियोजित, सुसंगत और क्रमबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भाषा के सूत्रात्मक व्यवहार को केंद्र में रखकर विद्यार्थियों को शुद्धता, स्पष्टता और क्रमबद्धता का अभ्यास कराता है। विशेष रूप से प्राथमिक और द्वितीय भाषा शिक्षण, अगर हिंदी भाषा कहीं पर प्राथमिक भाषा है और जहाँ जो हमारे अहिंदी भाषी भाषा क्षेत्र हैं, वहाँ पर हिंदी हमारी द्वितीय भाषा के रूप में भी प्रयोग हो सकती है। तो दोनों में, प्राथमिक भाषा के संदर्भ में भी और द्वितीय भाषा के शिक्षण के संदर्भ में भी, यह उपागम विद्यार्थियों को भाषा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अत्यधिक सहायक होता है। तो इसके लाभों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि शुद्ध भाषा प्रयोग में सहायक, विद्यार्थी वाक्य रचना में कम त्रुटियां करते हैं, क्रमबद्ध अधिगम को प्रोत्साहित करता है,
सरल से जटिल तक भाषा संरचनाओं का व्यवस्थित विकास। नियमित अभ्यास से भाषा में प्रवाह आता है। दोहराव के माध्यम से ढांचे स्थायी रूप से याद हो जाते हैं। अर्थात नियमित अभ्यास होगा तो जो बोलने भाषा को जो हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से अपने भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसमें एक प्रवाह आ जाता है। कहीं पर भी बिना रुके वाक्यों का प्रयोग करते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति बच्चे जो है वो करना सीख जाते हैं। सुनियोजित पाठ योजना को संभव बनाता है। शिक्षक संरचनाओं के अनुसार स्पष्ट शिक्षण लक्ष्य तय कर सकता है। भाषिक आत्मविश्वास का विकास। विद्यार्थी निश्चित ढांचों में संवाद करने का साहस पाते हैं। विशेष रूप से द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए प्रभावी। हिंदी जैसी द्वितीय भाषा सिखाते समय भी अधिक उपयुक्त होता है। इसके कुछ अन्य लाभ भी हैं कि माध्यमिक स्तर पर मूल संरचनाओं का बोध तथा अभ्यास कराया जाता है। संरचनाओं का आधार कार्य का क्रम होता है, जो आधार कार्य है वो एक क्रम में होता है। सरल से कठिन तथा शिक्षण सूत्र का अनुसरण भी किया जाता है। संरचनाएं व्याकरण से मुक्त होती हैं, परंतु व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित करती हैं। व्याकरण का शिक्षण अनौपचारिक रूप से पठन पाठ के साथ किया जाता है। छात्रों को मौखिक वाचन का अभ्यास इतना कराते हैं कि छात्र उसे अन्य परिस्थितियों में प्रयुक्त कर सके। इस आयाम में सामूहिक अभ्यास महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है। मौखिक वाचन का सामूहिक अभ्यास संरचना के स्वामित्व में सहायक होता है, जिससे आदतों का भी विकास होता है। शिक्षक को सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से सार्थक परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। एक संरचना के शिक्षण में ऐसी प्रविधियों एवं सूत्रों का उपयोग करना चाहिए जिससे संरचना को छात्र पूर्ण रूप से बोधगम्य कर सकें। अधिगम सामग्री का समुचित रूप से चयन करके स्थिरीकरण करना चाहिए, जो छात्रों के आयु वर्ग के मानसिक स्तर की आवश्यकता के अनुरूप हो। संरचनाओं का स्थिरीकरण इस प्रकार से किया जाए जिससे कि पूर्व संरचनाएं जो सीखी गई हैं उनका उपयोग स्वामित्व रूप में विद्यार्थी कर सके। अब बात आती है कि इसकी क्या सीमाएं हैं इस उपागम की। तो निश्चय ही संरचनात्मक उपागम भाषा शिक्षण में क्रमबद्धता, शुद्धता और नियंत्रण प्रदान करता है, परंतु इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं भी हैं। ये उपागम भाषा के संवादात्मक, रचनात्मक और भावात्मक पहलुओं को कम महत्व देता है। मतलब संवाद करना, रचना करना और भाव को कम महत्व देता है, और अत्यधिक संरचनात्मकता से कक्षा का वातावरण यांत्रिक, उबाऊ और एक तरफा भी हो जाता है, जहां विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और आत्माभिव्यक्ति सीमित हो जाती है। इसके अतिरिक्त केवल ढांचे दिखा करके विद्यार्थी को स्वतंत्र संवाद करने योग्य नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग अनिश्चित, विविध और गतिशील होता है, न कि केवल पूर्व निर्धारित ढांचों पर आधारित। अर्थात जो भी हमारे सामने जैसी परिस्थितियां आती हैं, जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो उस प्रकार से अपने आप ही वाक्य संरचना बन जाती है और उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ये इसकी एक सीमा है कि पहले से किसी चीज़ को निर्धारित कर लेना और उसी पर ही काम करना, उसी का प्रयोग करना तो शायद उतना संभव नहीं हो पाता है। तो कुछ इसकी सीमाएँ हैं जिसको हम देख सकते हैं। अत्यधिक यांत्रिकता, केवल ढाँचा दोहराने से कक्षा नीरस हो सकती है। सृजनात्मकता और संवाद कौशल का अभाव, विद्यार्थी नए संदर्भों में स्वतः भाषा प्रयोग में कमज़ोर भी हो सकते हैं। भावात्मक और सांस्कृतिक तत्वों की उपेक्षा, भाषा केवल ढांचे नहीं, भाव और संदर्भ का भी माध्यम है। सीमित जीवन उपयोगी, वास्तविक जीवन के संवादों में केवल संरचनाएं पर्याप्त नहीं होती। शिक्षक पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता, हर पाठ में प्रत्येक जो पाठ का शिक्षण हो रहा है उसके ढांचे की योजना और अभ्यास सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। भाषा प्रकृति का बोध, इस उपागम के उपयोग में पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों को ध्यान में रखते हुए संरचनाओं का विकास करना शिक्षक के लिए कठिन कार्य होता है। मतलब प्रत्येक पाठ्यक्रम को ध्यान रखना है, पाठ्य पुस्तक उसके अनुसार संरचनाओं का निर्माण करना है, तो ये एक कठिन कार्य होता है और इसमें भी परिश्रम भी अधिक लगता है। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, इस उपागम से पाठ्य पुस्तकों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके उपयोग के लिए पुस्तकों का भली भांति नियोजन करना होगा। समुचित पाठ्य पुस्तकों के अभाव में इस उपागम का उपयोग सार्थक नहीं होगा। गद्य, पद तथा व्याकरण शिक्षण में उपयोगिता,
इस उपागम के प्रयोग से गद्य, पद तथा व्याकरण का शिक्षण नहीं किया जा सकता। संरचनाएं व्याकरण से मुक्त होती हैं और संरचनाओं में भाषा की शुद्धता की अपेक्षा सार्थकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्च कक्षा के शिक्षण में उपादेयता। इस उपागम का उपयोग प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षण में किया जा सकता है, लेकिन उच्च कक्षाओं में अभ्यास और पुनरावृत्ति जो है वो विद्यार्थी पसंद नहीं करते और ना ही उसमें रुचि लेते हैं। बड़ी कक्षा के शिक्षण में उपयोगिता, जहाँ पर हमारी ऐसी कक्षा जहाँ पर छात्रों की संख्या अत्यधिक है, तो शायद वहाँ पर भी ये इसकी सीमा है, ये इसका उपयोग हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। अधिक अभ्यास कराना पड़ता है और सामूहिक मौन वाचन अभ्यास भी कराया जाता है। ये इस अभ्यास की क्रिया बड़ी कक्षा में संभव नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर हमारी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 तक होती है। योग शिक्षकों का अभाव। इस उपागम का उपयोग प्रभावशाली तथा योग शिक्षक ही कर सकते हैं। शिक्षक को भाषा का स्वामित्व एवं संरचनाओं का स्वामित्व होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। इस उपागम की असफलता का मुख्य कारण प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव एवं प्रशिक्षण की सुविधा न होना, अर्थात क्योंकि एक योग कैसे संरचना बनाना है, इसको इसका अभ्यास किस प्रकार से कराना है, तो एक जो प्रशिक्षित शिक्षक है वही कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी रहने से भी इस उपागम का प्रयोग करना अपने आप में एक सीमित हो जाता है। पठन सामग्री का बोध। संरचनाओं का कठोर क्रम पठन सामग्री के समझने में बाधक होता है। इसलिए छात्रों को इस उपागम से भाषा शिक्षण करना व्यर्थ ही है। इसलिए संरचनाओं में लचीलापन होना चाहिए और रुचि के अनुसार स्तरीकरण किया जाना चाहिए। भाषा शैली की अपूर्णता। इस उपागम में मौखिक वाचन को ही महत्व दिया जाता है। अन्य भाषा कौशलों जैसे लिखने, पढ़ने और शब्दावली को उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो प्रदर्शनकारी मूल्यांकन भी हो रहा है। तो जो भी है वो मौखिक रूप से अपनी बात को बताना, संरचना करना, प्रदर्शित करना और वाक्यों की संरचना में शब्दों का कैसे स्थान में प्रयोग करना और उसके क्रम को बदलने से अर्थ परिवर्तित होना, तो ये सारे कार्य जो है वो मौखिक रूप से होते हैं। तो इसमें जो अन्य कौशल हैं, लिखना है, सुनना है या पढ़ना है या शब्दावली के विकास की हम बात करें, तो उतना महत्व नहीं दिया जाता है। यांत्रिक सामूहिक मौखिक वाचन अभ्यास। इस उपागम में शिक्षण का 3/4 समय सामूहिक मौखिक वाचन अभ्यास में लगाया जाता है, जिससे कक्षा का वातावरण नीरस हो जाता है। प्रतिभाशाली छात्र अभ्यास में रुचि भी नहीं लेते हैं, वे समस्या उत्पन्न करने लगते हैं, शिक्षक के प्रस्तुतिकरण में रुचि लेते हैं और आदतों का विकास भी नहीं हो पाता। मतलब केवल वो शिक्षक जो बता रहा है उसी में रुचि लेते हैं, उसको कैसे अभ्यास करना है, उसका अनुकरण करने में वो रुचि नहीं लेते हैं और आदतों का भी उसी प्रकार से विकास नहीं हो पाता और अभ्यास भी वो नहीं कर पाते हैं। छात्रों की अवहेलना। इस उपागम में छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं का भी कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ये संरचना केंद्रित एक उपागम है। संरचनाओं का चयन एवं उनके स्थिरीकरण में भी छात्रों की योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। संरचनाओं का स्तरीकरण तार्किक क्रम में किया जाता है, जिससे सीखने की परिस्थितियां समुचित नहीं हो पाती हैं। मतलब योग्यता क्या होगी, बच्चा किस प्रकार से कर पाएगा, उसकी योग्यता है संरचना करने की। तो इस प्रकार से जो बच्चे की योग्यता उसको ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि एक निर्धारित पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार कार्य किया जाता है। अधिक समय का अपव्यय। भाषा शिक्षण में कुछ संरचनाओं के शिक्षण में अधिक समय लगता है, जो कि सरल वाक्य की संरचना में कम समय, लेकिन जब हम कठिन वाक्यों की संरचना करते हैं, ये संयुक्त वाक्यों की संरचना केवल मौखिक रूप से करना है, तो समय भी अधिक लगता है। और अभ्यास में अभ्यास भी किया जाता है या अभ्यास के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करना, तो उसमें भी अत्यधिक समय की संभावना होती है। तो इस उपागम के उपयोग से पाठ्यक्रम को पूरा कर पाना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि विशेषता प्राथमिक और द्वितीय भाषा शिक्षण के संदर्भ में ये उपागम विद्यार्थियों को व्याकरणिक ढांचे, वाक्य संरचना और सही प्रयोग का मजबूत आधार प्रदान करता है। इस उपागम का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे छात्रों की अशुद्धियों को तुरंत शुद्ध करना, संरचना के वाचन हेतु पर्याप्त अभ्यास कराना, जिससे इसके लाभ मिलने की अधिक संभावना रहे।
हालाँकि इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे संवादात्मकता और रचनात्मकता का अभाव, फिर भी एक सुव्यवस्थित भाषा शिक्षण प्रणाली के रूप में इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। ये उपागम हमें ये सिखाता है कि भाषा का सही प्रयोग तभी संभव है जब विद्यार्थी भाषा के सूत्रात्मक स्वरूप को पहले पहचाने, समझें और उसका अभ्यास करें। अतः संरचनात्मक उपागम भाषा शिक्षण को एक सुनियोजित, मापनीय और प्रभावी प्रक्रिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बशर्ते उसे रचनात्मकता और संवादात्मकता के साथ संतुलित किया जाए। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान में संरचनात्मक उपागम की सावधानियाँ, उसका प्रयोग करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रयोग कर कैसे किया जा सकता है, और प्रदर्शन जो उसने प्रदर्शन कर रहा है मौखिक रूप से, तो एक प्रदर्शनकारी मूल्यांकन के लिए कौन-कौन सी विधियाँ प्रयोग कर सकते हैं, इस पर बात करी है। साथ ही साथ इसकी क्या लाभ हैं और इसकी क्या सीमाएँ हैं, तो इन सीमाओं को ध्यान देते हुए और जितना हो सके जितनी संभावना हो अपने विद्यार्थियों में मौखिक एक कौशल को विकसित करने के लिए इस उपागम का प्रयोग करना चाहिए। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। धन्यवाद।